सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन के जेई मेंस के पीवाईक्यूज़ के साथ आ गए। यहाँ पे अब जो पीवाईक्यूज़ हैं 2024 एंड 2025 के नहीं उठाए हैं। उनको छोड़ के जो 2023 है और 2022 है, थोड़ा सा बीच में 2021 और 2020 के भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने उठाने की कोशिश करी है। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस 2022 के ही हैं एंड बहुत कम बाकी 3 पेपर्स के हैं, बल्कि ना के बराबर हैं, क्योंकि 2022 में ही काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है कुछ अच्छे क्वेश्चंस को उठाने की, बट ज़्यादा अच्छे सवाल इस चैप्टर में से आते नहीं हैं। ठीक है, मतलब बहुत क्रेज़ी लेवल पे कुछ अच्छा सवाल नहीं आता, तो ठीक है, उनमें से कुछ बढ़िया मैंने उठा ली हैं। चलो उनको डिस्कस करते हैं। तो ये 2023 का सवाल है, अप्रैल अटेम्प्ट का। तो देखो इसको कैसा सवाल है ये। तो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है हमारे पास क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास एक तो डेफिनेशन गिवन है, फिर हमें बोला है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -2 से 1। ठीक है, -2 से 1 तक नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं जिनके लिए ये फंक्शन जो है, यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो देखो, अब डिसकॉन्टीन्यूटी जो है हर एक पॉइंट पे चेक करनी ही करनी, हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है इस फंक्शन में जो कि उसको डिसकॉन्टीन्यूअस बना सकता है। स्क्वायर रूट नहीं बना सकता डिसकॉन्टीन्यूअस, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। देन हमारे पास है कि मॉडुलस जो है वो डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं शो करता, मतलब कुछ डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं बनाता फंक्शन को। देन हमें दिखता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, एंड हाँ, ये वाला इंटीजर्स पे डिसकॉन्टीन्यूअस बना सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इंटीजर्स चेक करने हैं -2 से 1 के बीच में। तो सिर्फ 2 ही इंटीजर्स आते हैं कि -2 से 1 के बीच में, तो सिर्फ 2 ही इंटीजर्स हैं, एक तो है 0 और एक है -1। तो इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, इन पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी पड़ेगी इस फंक्शन की, एंड फिर हम कह सकते हैं कि ये डिसकॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। और ये दोनों पॉइंट्स में से ही होएगा, कि मतलब हो सकता है 0 हो जाए, नहीं होगा, -1 हो जाए, नहीं होगा, उतने में ही नंबर ऑफ़ पॉइंट्स निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स पे ये कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिमाग आया कि भाई देखो, हमें क्या चेक करना है, कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है, लेट से 0 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूटी एट x = 0। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन का जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास f(0) के बराबर हो, और जो उसकी राइट हैंड लिमिट है वो हमारे पास ये भी बराबर हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है कॉन्टीन्यूटी की। क्लियर है, तो ये कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन अब हमें चेक करनी है, ये तीनों लिमिट्स। सबसे आसान मुझे जो दिख रहा है वो है कि f(0) निकाल लो एक तो। ठीक है, तो जैसे ही आपने 0 डाला तो आपने देखा कि ये तो 0 ही बन जाएगा, है ना। और फिर तुमने देखा कि तुम ऐसे भी कर सकते थे कि ये कहते इसको कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, सेम ही बात है। यहाँ पे 0 डाला, यहाँ पे 0 डाला, 0 - 0 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही हो गया। तो 0 + 0 हमारे पास 0 आ रहा है, तो मतलब f(0) हमारे पास 0 है। ठीक है, फिर हमें लिमिट चेक करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली लिमिट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक करा इसको, तो यहाँ पे ये लिमिट क्या निकलेगी कि देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू 0 आती है। सही बात है कि नहीं, 0 से जस्ट बड़ा नंबर है ना, जस्ट बड़ा, तो बस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आना चाहिए। और जैसे ये चीज़ मैं डालता हूँ, ठीक है, जैसे ही चीज़ मैं इस फंक्शन में डालूँगा
तो ये बन जाएगा 0 का मॉडुलस प्लस यहाँ पे आ जाएगा कि 0 माइनस 0, ठीक है ना। तो ये भी 0 ही आ रहा है, ये भी 0 ही आ रहा है। तो ठीक है, ये अभी तक बराबर तो आ रहे हैं ये दोनों। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। ये लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि देखो 0 से जस्ट छोटा है, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू क्या निकलेगा, -1, ठीक है। तो अब अगर तुम इसको फंक्शन में डालोगे तो तुम्हें मिलेगा -1 का मॉडुलस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 0 आया, -1, ठीक है। तो ये बन गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब ये तीनों बराबर नहीं हो पाए, ये तीनों बराबर नहीं हो पाए, एक 2 आ गया और बाकी 2 0 हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट कॉन्टीन्यूस। समझ गए, आसान है। सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें चेक करना है एट x इक्वल टू -1, -1 पे चेक करना है। तो हमारे पास जो 3 कंडीशंस है वो मैं लिख देता हूँ। एक तो 0 नेगेटिव पे है, एफ ऑफ एक्स, 0 नेगेटिव नहीं सॉरी, -1 का नेगेटिव होगा, एंड यहाँ पे एफ ऑफ -1, एंड हमारे पास राइट हैंड लिमिट आएगी x टेंड्स टू -1 का प्लस एंड एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा कि देखो इसके लिए और इन दोनों कंडीशंस के लिए एक्चुअली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। तो अल्टीमेटली इन दोनों का जो आंसर आएगा वो भी सेम ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए सेम, सोच के देखो। अगर यहाँ पे और यहाँ पे इनपुट सेम डल रहा है, यहाँ पे भी इनपुट सेम डल रहा है इन दोनों कंडीशंस पे, तो आंसर भी तो सेम आएगा, सही बात है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर ही आने वाले हैं। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली एफ ऑफ -1 को थोड़ा सा प्रोसीड करें अगर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1 का मॉडुलस प्लस स्क्वायर रूट में यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये चीज़ 0 बन रही है, तो आंसर जो है हमारा 1 आ रहा है। अब हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। इसके लिए जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास -2 आएगी, ठीक है, क्योंकि -1 से जस्ट छोटा है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं इसको फंक्शन में डाल दूँ तो ये आएगा अपने पास -2 का मॉडुलस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे -1 माइनस ऑफ -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, √1 ना। तो ये तो 1 आ रहा है और ये हमारे पास 2 आ रहा है, तो दोनों को ऐड करके मेरे पास 3 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये 3 और एक ये 1 आ रहा है, तो ये तो गलत बात होगी भाई, ये तो 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये तो बराबर आने चाहिए थे। तो यहाँ से भी पता लग गया कि भाई ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे भी नॉट कॉन्टीन्यूअस। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 2 होगा। 2 पॉइंट्स कौन से हैं, एक 0 है, एक -1 है। क्लियर है बात, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्ड में मैंने बता दी एक्सप्लेनेशन, काफ़ी आसान सवाल था। सो ये रहा गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 2022 के जुलाई अटेम्प्ट का है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे हैं जो ये फंक्शन एक गिवन है, बड़ा सा फंक्शन। ये जो फंक्शन गिवन है किन नंबर ऑफ पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है वो हमें बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन तो तुम्हारी ये होनी चाहिए कि इसको पहले डिसमेंटल करो थोड़ा, है ना। इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, x-1 एंड x-4, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो x-2 है इस पे मॉडुलस लगा हुआ है, जिसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो cos ऑफ -θ होता है
वो एक्चुअली कॉस ऑफ थीटा के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे मॉडुलस लगाने का कोई सेंस नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हो। तो बेसिकली आपके पास जो फंक्शन निकल के आता है वो कुछ ऐसा है कि x-1 का मॉडुलस, ठीक है, साथ में कॉस ऑफ x-2 है, साथ में साइन ऑफ x-1 का मॉडुलस है, एंड फिर साथ में हमारे पास x-3 है, साथ में x-1 का मॉडुलस है, और साथ में x-4 का भी मॉडुलस है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो इसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेट्स से मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी ए पॉइंट पे, तो मैं कहता हूँ कि हम क्या करते हैं चेक, हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू ए पे, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो h टेंड्स टू 0 पे, तुम कह सकते हो कि f ऑफ a प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाता है h, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस सब्स्टिट्यूशन करी हुई लिमिट्स में। तो मैं एक्चुअली ये पहले वाले तरीके को ही ज़्यादा सही मानता हूँ, ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन अच्छे से हो जाता है। तो अब इस पे सोचो, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें बस लिमिट सॉल्व करनी है। ये लिमिट अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो हम कहते हैं जो ए वाला पॉइंट है उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो मेन पॉइंट्स ही हैं जिन पे हमें चेक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा फंक्शन है, इसमें मॉडुलस हमें सिर्फ दो पॉइंट्स पे ही मेनली दिख रहा है। एक तो 1 वाले पॉइंट के लिए यहाँ पर 3 जगह दिख रहा है, और 4 वाले पॉइंट के लिए 1 जगह दिख रहा है। तो हम 4 और 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, बाकी सब पॉइंट्स के लिए ये डिफरेंशिएबल निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है फंक्शन में, सिर्फ मॉडुलस करता है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ मॉडुलस ही कर रहा है, तो उसी पे हमें थोड़ा सस्पिशियस पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा दिमाग चलता है, हम कहते हैं कि x=1 पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो मैंने लिमिट लिखी h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0, एंड मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे h आ जाएगा, ठीक है। तो इस लिमिट को अब हमें सॉल्व करना है, तो बता दो भाई क्या बनेगा। सबसे पहले f ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी। अगर f ऑफ 1 प्लस एच देखूँ ना मैं, f ऑफ 1 प्लस एच, तो अगर तुम इसमें 1 प्लस एच डालोगे x की जगह, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे h का मॉडुलस कॉस ऑफ, यहाँ पे तुमने 1 प्लस एच डाला तो ये h-1, साथ में क्या आ गया, साइन ऑफ h का मॉडुलस, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, h-2, यहाँ पे क्या आ गया, h का मॉडुलस, और क्या आ गया, h-3, ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास निकल के आ रहा है फंक्शन। अब इसको ज़रा डाल के देखो तो तुमने यहाँ पे लिमिट में वैल्यू डाली, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि h का मॉडुलस आया, ठीक है, h का मॉडुलस है, कॉस ऑफ h-1 है, ठीक है, साइन ऑफ h का मॉडुलस है, प्लस यहाँ पे हमारे पास h-2 है, h का मॉडुलस है, और हमारे पास h-3 है, ठीक है, क्लियर है बात। एंड माइनस में हमारे पास f ऑफ 1 भी है। f ऑफ 1 अगर तुम देखोगे तो यहीं पे h को 0 डाल दो, तो अगर हम h को 0 डालते तो ये तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। अब डिवाइड ये किससे हो रहा था, h से,
है ना, तो ये h से डिवाइड हो रहा था। क्लियर है। अब देखो भाई, ये लिमिट क्या आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। मैं एक तरीके पे मान रहा हूँ कि h हमारा 0 पॉजिटिव जा रहा है और एक हमारी लिमिट में ये h हमारा 0 नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, ये दोनों बराबर आने चाहिए ना, ताकि लिमिट एग्जिस्ट करे, और फाइनाइट आने चाहिए। तो यहाँ पे हम 0 पॉजिटिव वाले केस को अगर देखें तो जब 0 पॉजिटिव होगा तो ये h बन जाएगा, ये भी h बन जाएगा और ये भी h बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ये h कट गया, ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये h और ये h कट जाएगा। तो यहाँ पे जो लिमिट बचेगी ना, यहाँ पे क्या लिमिट बचेगी, हमारे पास कॉस ऑफ h-1 होगा, साइन ऑफ h होगा, प्लस में हमारे पास h-2 और h-3 होंगे। ठीक है, क्लियर है। h-3 पे भी हमारा मॉडुलस आना चाहिए, है ना, मॉडुलस आना चाहिए यहाँ पर। तो ये भी मॉडुलस में था, एंड अगर यहाँ पे हम देखें तो ये मॉडुलस आना चाहिए यहाँ पर भी। तो ये मॉडुलस आया, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब इस पे तुम अगर ज़ीरो वैल्यू डालते हो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, कॉस ऑफ -1 साइन ऑफ, अच्छा ये तो ज़ीरो बन जाएगा, है ना, तो ये ज़ीरो प्लस यहाँ पे क्या आ गया, -2 टाइम्स 3। ठीक है, तो बेसिकली ये -6 आ रहा है। अब इस साइड देख लेते हैं। इस साइड अगर हम देखें ना, h जब हमारा 0 नेगेटिव जा रहा है तो ये -h खुलेगा। ठीक है, ये भी हमारा -h होगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस हट गए, एंड यहाँ पे -h होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी h कटेगा और यहाँ पे भी h कटेगा, बट यहाँ पे अब एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो गया है ना। तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस ऑफ h-1 साइन ऑफ h माइनस ऑफ h-2 h-3 का मॉडुलस। अब इसमें अगर तुम ज़ीरो डालते हो तो तुम्हें मिलेगा 0 -2 एंड 3 का मॉडुलस। ठीक है, -3 का मॉडुलस। ठीक है, -3 का मॉडुलस। तो ये अब तुम्हारे पास 6 आ रहा है। तो एक जगह -6 आ रहा है, एक जगह 6 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है बात। ठीक है, तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये अपना 1 पे क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया हमें। अच्छा, x=4 पे भी तो देखना है ना। एक्चुअली 4 का देखना ज़्यादा आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। हमारा फंक्शन क्या था, यहाँ पे फोकस करा जाए आपसे। ठीक है, ये फोकस करो। देखो यहाँ पे 4 पे कोई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 ही है हमारा एक सस्पिशियस पॉइंट, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है इस फंक्शन का, ये डिफरेंशिएबल है पक्का। ठीक है, क्लियर है। एंड ये वाला हिस्सा इसका भी पक्का है, क्योंकि इसमें एक ही हिस्सा है जिसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ रही है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अगर कोई डिफरेंशिएबल पार्ट ऐड होता है नॉन डिफरेंशिएबल पार्ट से, देन इट इज़ श्योर कि एफ ऑफ एक्स, मतलब उनका दोनों का सम, ठीक है, वो भी उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब ये ऐसा होता क्यों है, सोच के देखो। इससे ही हो रहा है, ये जो लिमिट है ना, इसकी वजह से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में रखो, अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँगा ना, तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा। लेट्स से इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये हमारा ए मान लो, ये हमारा बी मान लो। तो जब मैं इसको ऐसे यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ना, तो ये a प्लस बी यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस में ना एक्चुअली हम लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके दो हिस्से बन जाएंगे जब हम इसमें डालेंगे। ठीक है, दो हिस्से बन जाएंगे। तो एक तरफ चेक हो रही है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड प्लस में आ रहा है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ सेकंड
सेकेंड पार्ट, अगर उन दोनों में से एक भी डिफरेंशिएबल निकल जाता है, ठीक है, देन दूसरे वाले पे डिपेंड करने लग जाता है कि डिफरेंशिएबल ओवरऑल होगा कि नहीं होगा। बट अगर मान लो दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, फिर हमें चेक करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर x=1 पे मैंने चेक किया आपके सामने, लेकिन x=4 पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये डिफरेंशिएबल है, तो इसका एक हिस्सा तो डिफरेंशिएबल निकल जाएगा एंड जो लिमिट बचेगी वो नॉन डिफरेंशिएबल इसकी बचेगी, ठीक है। तो यहाँ से श्योर हो जाता है कि ये एक नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x=4, ठीक है, बात क्लियर है। ये बस ध्यान रखना कि देखो मान लो दो फंक्शन है ना, किसी दो पार्ट्स है किसी फंक्शन के, ठीक है, उनमें से एक अगर हमारे पास डिफरेंशिएबल निकल जाता है, ठीक है, देन दूसरा पार्ट जो है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है, ये दूसरा पार्ट जो है अगर ये डिफरेंशिएबल निकल गया देन ओवरऑल भी डिफरेंशिएबल है। अगर ये दूसरा वाला नॉन डिफरेंशिएबल निकल गया तो ओवरऑल भी नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है बात, ठीक है। लेकिन अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल निकल गए तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे श्योर नहीं है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया कि ये डिफरेंशिएबल है और ये फिर डिपेंड ये बताएगा कि पूरा डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है, ये कैसे निकल रहा है, तो इस पे डाल के देखना, इस पे डाल के एनालाइज करके देखना। जब ये स्प्लिट होंगे ना तो एक डिफरेंशिएबल हो गया वो सॉल्व हो जाएगा फाइनेटली, इस पे बात आ जाएगी फिर, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लिमिट ही है, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर है, तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो आंसर है ना 2 हो जाएगा, मतलब 1 और 4 दोनों पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन है जो कि 2022 का ही है। अगर तुम इसमें देखते हो ये जुलाई अटेम्प्ट का है एंड काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है। हमें बस क्या करना है, कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। एंड इस टाइप का जो सवाल होता है उसमें आपको पता होता है कि बेसिकली हमें थोड़ा सा ही सोचना है। यहाँ पर लिमिट ऑलरेडी लगी हुई है बट इस पर एक और लिमिट लगेगी कॉन्टीन्यूटी के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो चलो फिर सॉल्व करने की ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है एंड जो सस्पिशियस पॉइंट्स होते हैं, है ना, वो यहाँ पर जब भी हमारे पास ऐसा आ जाए तो वो 1 और -1 होते हैं, ठीक है। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो ऑप्शन में भी 1 और -1 ही है, 0 पता नहीं क्यों इन्होंने रखा है। अगर 0 पे हम देखें तो मेरे हिसाब से तो कॉन्टीन्यूस आना ही चाहिए क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये 0 ये 0 ये 0, तो बहुत ही बेसिकली यही बच गया और ये तो कॉन्टीन्यूस होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। मतलब इस पर कुछ भी हमें मिलने नहीं वाला। तो ये 0 एक्चुअली एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आप स्टार्टिंग में भी कह सकते हो एनालाइज करके कि डी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ठीक है, बात क्लियर है। अब हम 1 और -1 पे चेक कर लेते हैं और मैं फिर आपको बता देता हूँ कैसा होगा सवाल, है ना। देखो सबसे पहले 1 पे अगर चेक कर रहे हैं तो f(1) को मैं देख लेता हूँ, f(1) क्या आ रहा है। तो अगर f(1) को अगर हम देखें तो 1 डाल के देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, लिमिट है, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, कॉस ऑफ यहाँ पे 2π है, यहाँ पर 1 आ गया साथ में, ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 की पावर 2n हो गया। यहाँ पे एग्जैक्ट 1 है, ध्यान रखना, एग्जैक्ट 1 डाला है, ना उससे थोड़ा छोटा ना उससे थोड़ा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं, 1 डाला है बस। साइन ऑफ यहाँ पे एग्जैक्ट 1 आ गया तो 1 - 1 ये तो 0 ही जा रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 + 1 की पावर 2n + 1 माइनस 1 की पावर 2n। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि हमें पता लग गया कि ये पूरा एग्जैक्ट 1 वैल्यू है, ठीक है, ये भी पूरी एग्जैक्ट 1 वैल्यू है, ये भी एग्जैक्ट 1 वैल्यू है। तो ये 1 - 1 ये 0 जा रहा है, ठीक है। तो इतना हिस्सा 0 हो गया एंड ये भी क्योंकि 0 हो गया तो ये पूरा भी 0 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास n में तो कोई चीज़ बची नहीं, n तो इन्फिनिटी चाहे जाता रहे, बट वैल्यू तो हमारे पास आई गई, क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है, cos ऑफ 2π है ना, 1 हो गया। तो हमारे पास f(1) 1 के बराबर आ रहा है। अब मुझे लिमिट चेक करनी है, ठीक है, कि लिमिट x जब मेरा 1 पॉजिटिव जा रहा है तो मेरा f(1) कहाँ जा रहा है,
ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्चुअली क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, साथ में आ जाएगा ये लिमिट, ये फंक्शन ना, तो फंक्शन डाल दिया मैंने, फंक्शन क्या है कुछ ऐसा, तो हमारे पास यहाँ पे कॉस ऑफ 2πx माइनस एक्स की पावर 2n साइन ऑफ x माइनस 1 एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 और साथ में क्या है x की पावर 2n, ठीक है, ये अपने पास आ गया, क्लियर है, x की पावर 2n मैंने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, तो ये मेरे पास है। अब तुम देख सकते हो 2 बार लिमिट आ गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि n इन्फिनिटी जा रहा है, 1 से थोड़ा सा बड़ा अगर नंबर हो गया, इन दोनों बातों से मुझे क्या पता लग रहा है कि ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें इनफाइनाइट जा रही हैं, दोनों चीज़ें इनफाइनाइट जा रही हैं, ठीक है, तो इधर से मुझे ये पता लगा कि मैं ये कह सकता हूँ कि x की पावर 2n से मुझे डिवाइड करना चाहिए। अब मैं अगर डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, x की पावर 2n से अगर हम डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे, तो हमने यहाँ से ये डिवाइड कर दिए एंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x की पावर माइनस 2n हो जाएगा, और यहाँ पे भी इस कॉस ऑफ 2πx के साथ x की पावर 2x की पावर माइनस 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड बाकी सेम है, ठीक है, बाकी सेम है ये। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम बोलेंगे कि भाई x अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा है और n इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये चीज़ 0 जा रही है और ये चीज़ भी 0 जा रही है, ठीक है, तो ये चीज़ 0 और ये चीज़ 0 जा रही है, और अगर हम ये देखें तो ये भी 0 जा रहा है और ये भी 0 जा रहा है, ठीक है, बट अगर हम देखें ना, तो पहले n की पावर इन्फिनिटी के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, n की पावर इन्फिनिटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इतनी सी लिमिट को अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 जा रहा है और ये 0 जा रहा है, तो ये 0 0 चले गए, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे बचा माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है कि भाई ये तो साइन ऑफ समथिंग अप्रोचिंग 0 डिवाइडेड बाय समथिंग अप्रोचिंग 0 है, ये तो 1 जाता है, तो ये आंसर -1 आ गया, ठीक है, ये लिमिट तो बहुत आसान है सॉल्व करनी, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, माइनस साइन बाहर निकालो प्रॉपर्टी बन गई, तो ये -1 आ रहा है, तो यहीं से दिख रहा है, ये तो 1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहीं से हमें दिख गया कि भाई ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है 1 पे, ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शंस हटाऊं तो ए भी अपना आंसर नहीं होगा, डी भी नहीं है, वो तो स्टार्टिंग में बता दिया था। अच्छा, अब या तो -1 पे भी डिसकॉन्टीन्यूअस निकल जाए, या फिर -1 पे अगर कॉन्टीन्यूअस है तो सी ऑप्शन आ जाएगा। चलो फिर पहले तो एफ ऑफ -1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, -1 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, तो अगर मैं -1 डालता हूँ तो कॉस ऑफ -2π बनेगा, जो कि कोई फ़र्क नहीं डालता, कॉस ऑफ 2π के बराबर ही हो जाएगा वो, एंड अगर -1 एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये तो 1 ही जा रहा है, फिर भी 1 ही वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसको अगर मैं देखूँ तो अगर एग्जैक्ट -1 भी डाल दिए तो 2n भी तो है पावर, है ना, तो ये तो 1 ही बन जाएगा, तो ये 1 बन गया, ये अपना -1 बन गया, ये अपना 1 बन गया, ठीक है, तो ये कटा, तो अपने पास नीचे -1 बच रहा है, यहाँ पे -1 आया तो ये ओवरऑल -2 बन रहा है, माइनस साइन बाहर निकाला तो ये माइनस से हट गया, तो अपने पास बेसिकली 1 प्लस साइन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय -1 बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू निकल के आती है -1 माइनस साइन 2, ठीक है बात। सिमिलरली अब मुझे लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लेट से मैं यहाँ पे अब मैं क्या चेक करूँ, लेफ़्ट हैंड लिमिट भी चेक कर सकता हूँ, राइट हैंड भी चेक कर सकता हूँ, तो मैंने
लेट्स से राइट हैंड चेक करी एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन डालना पड़ेगा फिर से, ठीक है, -1 प्लस एंड अपने पास यहाँ पे लिमिट आएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने पास कॉस ऑफ 2 x, ठीक है, -x⁻²n साइन ऑफ x-1 डिवाइडेड बाय 1 + x⁻²n x-1, ठीक है। यही था अपने पास, यही है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना, क्योंकि देखो -1 से अगर प्लस है तो मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। थोड़ा नंबर लाइन पे दिखा दूँ, नंबर लाइन लेट से ये है अपनी नंबर लाइन, ठीक है। तो ये अपने पास -1 है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, ये 0 मान लो, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं लेट से यहाँ पर हूँ, अगर मान लो जस्ट राइट हैंड साइड पे हूँ, तो इसका मतलब -1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो -1 से जब थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है ना, तो लेट से -1 से थोड़ा बड़ा नंबर जो है, लेट से मैं इसको कह रहा हूँ a, ठीक है। तो अगर a जो है उसकी पावर इन्फिनिटी जा रही है तो वो कन्वर्ज करेगा 0 को, सही बात है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास ये -1 से बड़ा है, ठीक है। अगर -1 से छोटा होता तो डाइवर्ज करता, पर अभी कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब अपने पास ये निकल के आया कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ 0 को अप्रोच कर रही है और ये चीज़ भी 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें 0 को अप्रोच कर रही हैं। तो यहाँ पे तुमने कहा कि ये 0 जा रहा है और ये भी 0 जा रहा है, ठीक है। तो तुमने ये लिमिट सॉल्व कर दी, ये वाली, ठीक है, n का फैक्टर तो हट गया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बचा, कॉस ऑफ 2πx। तो यहाँ पे तुमने वैल्यू डाली इसकी, जैसी वैल्यू डालोगे क्या आएगा, -1 प्लस आएगा ना, -1 प्लस। तो यहाँ पे तुमने -1 डाला तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -θ एंड θ सेम ही रहता है कॉस के अंदर। तो यहाँ पे ये 1 ही आ रहा है, ठीक है, बट ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहीं पे डिसकॉन्टीन्यूटी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, ठीक है, दीज टू आर नॉट इक्वल। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि ये डिसकॉन्टीन्यूअस है एट -1 ऑल्सो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें आ गया कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि -1 और 1 पे ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, उसको उसके अलावा ये हर जगह कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है, क्लियर है बात। चलो फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था ये। सो गाइज, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में तुम देख सकते हो कि ये भी 2022 का ही सवाल है, जुलाई शिफ्ट का। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास पीस वाइज डेफिनेशन में तोड़ा हुआ है, एंड थोड़ा सा अलग सा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है जो दोनों सेम है, बस उन पे थोड़ा सा फंक्शन अलग सा लगा हुआ है कि ये मॉडुलस लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है, एंड यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक गिवन है जिसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 होने पर ये चीज़ें ट्रू हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअली कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। वेयर अल्फ़ा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डेफिनेशन दे रखी है। देन हमें बोला है देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि रियल नंबर में हो जिनके लिए एफ नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, कि हमें ये तो पता लगे कि किन सिचुएशंस में ये चीज़ हो रही है, ठीक है। पीस वाइज डेफिनेशन में ये चीज़ जनरली सिंपल गिवन होती है, पर जैसा कि मैंने बताया 2022 के पेपर में कैलकुलेशन बढ़ाने के चांस चाहिए उनको, तो इन्होंने यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक डाल दी। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे देखो यहाँ पर मैंने इसी क्वाड्रेटिक को लिखा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो क्या फैक्टर बनेंगे,
आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली 2x माइनस वन एंड 4x माइनस वन, इसके ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हो जाएगा, थोड़ा सा स्प्लिट करने की कोशिश करना, 8 के फैक्टर 2 और 4 में टूट जाएंगे ऐसे। तो ये हमारे पास आ गया। अब यही चीज़ हमें एक में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोली है, एक में लेस देन 0 बोली है, ठीक है। तो इसी के ऊपर बात होगी। तो लेट से अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, तो अगर नंबर लाइन पे बात करें तो हमारे पास 1/4 एंड 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला था, तो यहाँ से आ गया कि x या तो मेरा 1/4 से छोटा है या फिर x मेरा 1/2 से बड़ा है। क्लियर है। एंड सिमिलरली अगर लेस देन इक्वल टू वाली सिचुएशन होती, जैसे कि यहाँ पर है ये लेस देन 0, तो उसमें ऑपोजिट आ जाता है इसके। यहाँ पे इक्वालिटी भी है इन दोनों में, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 भी तो होना है। तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ तो सिंप्लीफाई हो गई है कि कौन सी सिचुएशंस हैं। ये दोनों सिचुएशंस यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गई है, जो पहले क्वाड्रेटिक में गिवन थी, बट अब मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। क्लियर है। अब हम इसको भी देख लेते ज़रा। ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ पर गिवन है ना, ये दोनों सेम ही गिवन है, तो हम इसको भी ज़रा एनालाइज करके देख लें, क्या पता ये भी थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ले लें। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसी क्वाड्रेटिक को नीचे लिखता हूँ, 4x² माइनस 8x प्लस 5 है, ठीक है। अब इस 5 में से अगर मैं 1 को अलग रख दूँ तो ये 4 + 1 लिख सकता हूँ इसको। और आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस चीज़ में से 4 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये +1 लिख दिया। तो ये इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद यही क्वाड्रेटिक ये बन चुकी है। एंड ये जो है आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एक तो परफेक्ट स्क्वायर है, साथ में +1 भी है, ठीक है। मतलब ये चीज़ तो पहली ग्रेटर दैन 0 होने वाली है, एंड ये +1 भी है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा है, तो इसका मतलब ये मॉडुलस का कोई सेंस ही नहीं बनता। मॉडुलस क्यों लगाया आपने, जब अंदर वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, हर एक x के लिए पॉजिटिव है? तो इसका मतलब हम इसको आराम से हटा सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। फिर हमारे पास ये भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली क्या है कि ये x 1/2 और 1/4 के बीच में है, तो ये भी कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ ही देगा, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसी फंक्शन को ना, इसकी पीस वाइज डेफिनेशन को फिर से लिखता हूँ आपके सामने, और आपको पता लग जाएगा कितना आसान सवाल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कैलकुलेशन को हटाऊँ और फंक्शन आपको लिख के दिखा दूँ। तो ये एक्चुअली ये जो फंक्शन है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड ये दे सकते थे दे दिया इन्होंने, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, कि भाई 4x², ठीक है, या फिर मैं इसकी अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली फॉर्म लिखूं तो कुछ ऐसा, ठीक है, जो कि हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए मॉडुलस को हटा दिया। ये कब है? जब x हमारा 1/4 से कम है, ठीक है, या बराबर है 1/4 के, और x हमारा बड़ा है या बराबर हो सकता है 1/2 के, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। एंड ये हमारा कब होगा? इफ़ x हमारा किसके बीच में है? 1/2 एंड 1/4 के बीच में। क्लियर है बात? समझ गए? अब चलो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ग्राफिकली क्या है ना, इसकी विजुअलाइजेशन ढंग से हो जाएगी। अगर देखो मैं इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? x एक्सिस, एंड क्योंकि 1/4 और 1/2 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा, तो मैं एक y एक्सिस को थोड़ा सा लेफ्ट में बनाता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई y एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट से मैं प्लॉटिंग करता हूँ थोड़ी सी। ये हमारा 1/4 लेट से मान लो, ठीक है।
तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/2। क्लियर है? तो ये 1/4 और 1/2 मैंने प्लॉट कर दिया, 0 भी है। तो अगर मैं नॉर्मली प्लॉट करूं, जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि x जब 1/4 से छोटा है और 1/2 से बड़ा है, तब मेरे पास नॉर्मली ये एक पैराबोला है ना। तो इस पैराबोला का ज़रा प्लॉट करने की कोशिश करो कि जब x की वैल्यू 1 है तब इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। एंड इसके दोनों रूट ही 1 है, तो मतलब बेसिकली अगर मैं 1 बनाऊँ तो यहाँ पे आएगा 1 ना, ये 1 इससे भी आगे आएगा। लेट्स से यहाँ पर 1 आ रहा है अपना, तो 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से ये पैराबोला अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है। तो लेट्स से अगर मैं इसको ढंग से बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे जा रहा है एंड ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर है। एंड सिमिलरली ये राइट हैंड साइड में भी कुछ ऐसा सा ही जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा ही जाएगा पैराबोला। मैंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वाइड बना दिया इस पैराबोला को, बट मेरा यहाँ पे मीनिंग बस ये था कि 1/4 और 1/2 के बाहर, इस इंटरवल के बाहर इसका कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पैराबोला बना दिया मैंने। अब देखो पैराबोला तो यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे भी वो लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया गया है ना। तो इससे ये अब ये इंटीजर्स बन जाएंगे, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूटी थोड़ी शो करने लगेगा, इतना तो हमें अंदाज़ा है ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखो 1/2 पे क्या वैल्यू आ रही है, पहले इसको देख लो, क्योंकि 1/2 यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो 1/2 पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, अगर 1/2 डालते हो -1 तो अंदर 1/2 बन गया, उसका स्क्वायर होगा तो 1/4 बन गया, बाहर 4 है तो ये कैंसिल होके 1 बन गया, और यहाँ पे 2 है तो आउटपुट 2 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो इंक्लूडेड वैल्यू है वो 2 आ रही है, ठीक है बात। एंड 1/2 से अंदर की तरफ, ठीक है। अगर हम अब 1/4 की पे बात करें, यहाँ पे भी तो इक्वालिटी है। 1/4 पे क्या वैल्यू आएगी, 1/4 -1 हुआ तो अपने पास -3/4 आया, उसका होल स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब 9/16 आया, बाहर 4 था, 4 का फैक्टर कटा, 4 + 1 हुआ तो अपने पास 13/4 आ रहा है आउटपुट। तो इधर मैं अगर लिखूँ तो ये 1/4 पे क्या वैल्यू आएगी, 13/4, ठीक है बात। क्लियर है, समझ गए इतना। अच्छा अब ये जो बीच में इंटीजर्स बनेंगे इसके ऊपर हम सोचते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम सोचते हैं। मुझे इतना पता है कि 1/4 से 1/2 के बीच में ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी वो 1/4 और 1/2 भी आनी थी, और जो कि हमने लिख भी दी हैं, ठीक है। तो देखो आउटपुट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 थी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अब बढ़ रही है, जैसे जैसे हम 1/2 से 1/4 की तरफ जाएंगे वैल्यूज़ बढ़ेंगी। तो अगर यहाँ पे 2 वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जब तक वैल्यू 3 से नीचे है तब तक इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि कुछ एक सर्टेन वैल्यू है जिसके लिए ये अभी भी 2 पे ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक होल आएगा, ये होल लेट से x1 पे आ रहा है, हमें यहाँ पे x0 लगा लो, ठीक है। ऐसा एक पॉइंट है जिस पे ये एक जंप लेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पे इसकी जो आउटपुट आएगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है। अब वो 3 वाले इंटीजर पे पहुँच गया। फिर आपने देखा कि एक और पॉइंट आएगा कि अब ये 3 से भी और बड़ी वैल्यूज़ लेता जा रहा है। आपको पता है 13/4 एक्चुअली क्या है, 3 + 1/4 है ना। तो इसका मतलब ये कुछ वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक और पॉइंट पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ 3 चल रही थी, एक तरीके का होल आएगा यहाँ पर, हाँ ये 3 पे ही रहेगा ना। तो इधर तक ये 3 पे ही रहेगा, ये जितना 1/4 के
जस्ट राइट में ये अपना 3 पे रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 3 + 1/4 बन रही है ना 1/4 पे। तो उसके जस्ट राइट में जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, कम हो रही थी वैल्यू बट 3 आएगी। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया, ठीक है, ये बिल्कुल ही पास में है, ठीक है, जस्ट राइट में। तो यहाँ पे कितने पॉइंट आ रहे हैं डिसकॉन्टीन्यूटी के, ये देखो यहाँ पे 1/4 पे डिसकॉन्टीन्यूस आया, यहाँ पे x0 पे डिसकॉन्टीन्यूस आया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे क्योंकि कॉन्टीन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता फंक्शन। ये पक्का होता है, ऑलवेज होता है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है तो उन पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझ लग गया। अच्छा, तो हमारे पास दो तो यहीं मिल गए, ये एक पॉइंट हो गया 1/4 और एक पॉइंट अपना हो गया x0। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो चीज़ है इसको भी ज़रा ध्यान से सुन लो। क्या होता है कि इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बट जैसा कि तुम जानते होगे जब हमारे पास कुछ सडन चेंजेस ऑफ स्लोप आता है या फिर तुम कह लो शार्प एजेस आते हैं, तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर, जैसे मैं लेफ़्ट से आ रहा था, यहाँ पे स्लोप क्या थी, 0 थी, बट जैसे ही मैंने 1/2 पे पहुँचा और क्रॉस करा उसको, तो 1/2 के जस्ट राइट पे जो स्लोप मेरे को मिली वो एक डिक्रीजिंग स्लोप थी, एक नेगेटिव स्लोप थी। 0 से बाद मेरे को एक चेंज मिला। ठीक है, एक सडन चेंज है, ये स्मूथ होता तो अलग बात थी, स्मूथ में हमें फिर चेक करना पड़ता है, बट स्मूथ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, स्मूथ अगर होता तो मैं कहता कि डिफरेंशिएबल हो सकता है क्योंकि एक बहुत सडन चेंज नहीं आया है, बट यहाँ पर है, यहाँ पे 0 थी और एकदम से एक नेगेटिव स्लोप आ गई है। क्लियर है, ये तो बल्कि मैंने फंक्शन ये जो ग्राफ है मैंने थोड़ा स्मूथली ऐसे बहुत ही वाइडर बना दिया, जबकि ये ऐसा होगा नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा कुछ ऐसा सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक शार्प एज है जिसकी वजह से यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा। क्लियर है बात। तो 2 पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस दोनों नहीं है, और एक पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे हमारे पास 3 पॉइंट्स निकल गए जिन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो 3 होगा। क्लियर है, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करना है एंड आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये ग्राफ बनाना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम बेसिकली विजुअलाइजेशन आसान हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने शो कर दिया। ठीक है, वैसे विजुअलाइजेशन यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अपना एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है, मतलब ऐसे आते रहते हैं। यहाँ पे 2022 का ही सवाल है, जुलाई सेशन का। देखो 2022 के अच्छे सवाल हैं, वैरायटी एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैरामीटर के ऊपर सवाल है क्योंकि x को t के रिप्रेजेंटेशन में लिखा है और y को भी। हमें फिर dy/dx और d2y/dx² पूछा है, डबल डेरिवेटिव भी पूछा है। एंड ये भी बड़ी एक ख़ास चीज़ है, अगर तुम फिज़िक्स थोड़ा सा पढ़ते हो अच्छे से तो तुम्हें पता होगा कि अगर यहाँ पे मैं 3/2 लिख दूँ, ठीक है, ब्रैकेट्स में, तो ये एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे। ठीक है, ये आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिलेट करवा दिया मैंने ताकि याद आ जाए। तो हमें कैसे निकालेंगे इसको, बहुत सिंपल है। देखो हम क्या करते हैं, dy/dx को निकालने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे t है ना पैरामीटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसा करो, dx/dt निकाल लो। ठीक है, dx/dt निकाल लो, dy/dt भी निकाल लो। ठीक है, जैसे ये दोनों निकालोगे ना, इन दोनों को डिवाइड कर देना, तो dy/dx निकल जाएगा, और वो भी t की रिप्रेजेंटेशन में। फिर आप t को π/4 डाल देना, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आइडिया समझ आ गया। तो इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ dx/dt निकालता हूँ। तो dx/dt अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले 2√2 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले cos t का डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करता हूँ तो माइनस साइन ऑफ t आएगा,
साथ में रूट ऑफ साइन ऑफ 2t, फिर मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे कॉस ऑफ t तो है ही है, फिर साइन ऑफ 2t का जो स्क्वायर रूट है उसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2t, फिर साइन 2t का ऊपर डिफरेंशिएशन करूँगा तो कॉस 2t एंड 2 भी आ जाएगा, तो 2 तो कट गए, ये ऐसे बच गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर मैं dy बाई डी टी करता हूँ तो dy बाई डी टी मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2√2, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ टी आ जाएगा क्योंकि साइन था ना यहाँ पर। फिर अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर साइन ऑफ 2t तो है ही है, फिर मेरे पास क्या आ गया साइन टी, एंड फिर ये चीज़ मेरे पास सेम ही आएगी यहाँ पर भी, कॉस 2t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2t। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स अपने पास क्या आएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है, तो आपने ये डिवाइड कर दो दोनों को। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा कॉस ऑफ, यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये परफेक्ट सा बन जाएगा ना, थोड़ा सा ये भी थोड़ा परफेक्ट सा बन जाएगा, और ये दोनों डिवाइड है तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, डी वाई बाई यहाँ पे अपने पास बनेगा कॉस ऑफ टी स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पे, साइन 2t बन जाएगा प्लस साइन टी कॉस 2t, और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी आना था, उसमें हमने एलसीएम लिया, साइन 2t का जो रूट है नीचे वो हट गया, तो माइनस साइन टी साइन ऑफ 2t प्लस कॉस ऑफ टी कॉस ऑफ 2t। तो यहाँ पे तो ये आइडेंटिटीज़ बन रही हैं, ऊपर क्या बन रहा है साइन ऑफ 3t और नीचे क्या बन रहा है कॉस ऑफ 3t। ठीक है, तो ये बेसिकली tan ऑफ 3t आ रहा है। क्लियर है, ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास t की टर्म्स में निकल गई। अब सिमिलरली मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ, हमारे पास क्या आता है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स तो मेरे यहाँ t की टर्म्स में है, तो मैं dx से डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता उसकी, इसके लिए मेरे पास dt होना चाहिए, तो मैंने dt से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो यहाँ पे अपने पास मैंने क्या करा, थोड़ा सा स्वैपिंग करी दोनों में, तो मेरे पास आ गया d बाई डी टी। ठीक है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, और साथ में क्या आ गया कि भाई यहाँ पे dt और यहाँ पे dx है, तो इसको मैं डिवाइड में अगर लेके जाऊँ तो ये डिवाइड में क्या आ गया dx बाई डी टी। ठीक है, क्लियर है, तो ये अब डुएबल है ना, डुएबल है। तो अगर मैं अब इस चीज़ को लिखूं तो ये चीज़ मेरे पास क्या आ गई कि ऊपर तो मेरे पास सिंपल है कि tan 3t का डिफरेंशिएशन है ना, tan 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा सीकेंड स्क्वायर 3t और 3t का डिफरेंशिएशन होगा 3 आ गया, डिवाइड में अपने पास dx बाई डी टी रखना है मुझे, तो वो तो मेरा क्या आया था 2√2, ऊपर मैं लिख जाता हूँ साइन 2t को, और यहाँ पे क्या आया था मेरा dx बाई डी टी मेरा आया था cos 3t, तो ये आ गया cos 3t बन जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है, तो ये मेरे पास बन रहा है। ठीक है, तो मेरे पास dy बाई डी एक्स टी की टर्म में निकल गया, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी मेरे पास क्या निकल गया 3/2√2 सीकेंड क्यूब 3t
और साथ में क्या निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2t। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको हम डाल देते जैसे फंक्शन कह रहा था, है ना। फंक्शन कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल दो, तो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर था, और नीचे क्या था, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर 3t डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3/2√2 सीकेंट क्यूब, ठीक है, सीकेंट क्यूब 3t स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2t। तो ये आपको पता है कि ये क्या होता है, ये हमारा एक्चुअली सीकेंट स्क्वायर 3t के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सीकेंट 3t नीचे बच गया। तो ये अपने पास क्या बन रहा है, 2√2/3, ठीक है। इसको कॉस में ले जाता हूँ तो ये cos 3t डिवाइडेड बाय साइन 2t का स्क्वायर रूट। अब इन्होंने बोला था t की वैल्यू π/4 डालनी है शायद, हाँ π/4। तो π/4 अगर हम वैल्यू डालें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2√2/3, यहाँ पे कॉस ऑफ ये बन जाएगा 3π/4, एंड यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अपने पास बन गया π/4 था ना, तो ये π/2 बन गया। तो ये तो √1 आ रहा है, कॉस ऑफ 3π/4। तो ये अपना π/2 से तो बड़ा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में -1/√2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, -1/√2। तो √2 कट गया, तो -2/3 अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। तो आई होप सो थोड़ा आइडिया समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 2021 का सवाल है, मार्च अटेम्प्ट का। तो अगर ये सवाल आपने देखा है पहले तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बट अगर नहीं देखा है तब भी ये बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचना है बस। ठीक है, देखो फंक्शन हमें गिवन है, एस से एस जा रहा है, एस हमें एक इंटरवल गिवन है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, बोथ नॉट इंक्लूडेड। एस हमारे पास एस से एस जा रहा है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन भी गिवन है, एंड जी जो है हमारा एस से रियल नंबर जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, एस से रियल नंबर जा रहा है। फिर हमें क्या बोला है, हमें बोला जी ऑफ एक्स हमारा एक्चुअली ln ऑफ एफ ऑफ एक्स है, देन द वैल्यू ऑफ दिस बता दो। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मैं बताता हूँ कैसे। एक फंक्शनल इक्वेशन लिख देता हूँ जो हमें ओरिजिनली गिवन है, x + 1 = x टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो इसमें अगर मैं ln लेता हूँ दोनों साइड, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ln ऑफ एफ ऑफ x + 1, ठीक है, ये आ गया। और साथ में क्या आ जाएगा, ln ऑफ x एफ ऑफ x, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पे अब मैं ln की प्रॉपर्टी से अगर सेपरेट करूँ तो मेरे पास क्या आ गया, ln ऑफ x + 1 = ln ऑफ x प्लस ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब तुम अगर ऑब्जर्व करो, क्योंकि हमें पता है कि जी ऑफ एक्स एक्चुअली ये है, तो यहाँ से ये पता लगा कि ये एक्चुअली जी ऑफ एक्स + 1 है, एंड सिमिलरली ये एक्चुअली क्या है, जी ऑफ एक्स है। अब तुम बोलोगे कि हाँ ये तो याद आ गया मुझे, ये तो एक्चुअली ऐसे कर सकते हैं, जी ऑफ एक्स + 1 हुआ माइनस जी ऑफ एक्स हुआ = ln ऑफ एक्स है ना। फिर हम क्या करेंगे, एक्स को माइनस x - 1 डालेंगे, ठीक है, x को x - 1 डालेंगे, और डालते डालते हमारे पास टेलीस्कोपिक बन जाएगी, और g ऑफ x + 1 का
मेरे पास फंक्शन आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? और फिर उसको डबल डिफ्रेंशिएट करके मैं आंसर निकालूंगा। मैं बोलूँगा कि ये ठीक है, रास्ता कर सकते हो। ln ऑफ x जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा, बट एक और अच्छा तरीका है, तुम टेलीस्कोपिक लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हमें पूछा है ना वो इससे ही निकल जाएगा। हमें पूछा क्या है, g∬5 माइनस g∬1। आइडिया क्या है कि अगर मैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट करूं तो करके देखना क्या बन रहा है, g'(x+1 माइनस g'(x) इक्वल टू यहाँ पे 1/x आ गया, और यहाँ पे फिर से एक और बार डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास g'(x+1 g'(x) माइनस इक्वल टू -1/x² आ गया। अब तुम बोलोगे ये तो निकल गया, पर मुझे तो क्या चाहिए, g∬5 माइनस g∬1 चाहिए। इधर तो डिफरेंस ही 1 का है। तो तुम क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे 2-3 वैल्यूज़ डाल के देख लो, ठीक है, क्योंकि ये हमें निकालना है। तो ये इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये g'(5 माइनस g'(4 है, ठीक है। फिर मैं कह सकता हूँ कि अब ये मैंने प्लस कर दिया g'(4), तो उसको प्लस भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस करा है, तो ये कर दिया। फिर मैं साथ में ये भी कर सकता हूँ, फिर मैं साथ में ये भी कर सकता हूँ, ये बराबर ही होंगे। ये हुआ माइनस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ g'(2) प्लस में g'(2), फिर माइनस में g'(1) तो था ही। तो देखो इसमें मैंने कुछ टर्म्स ऐड कर दी, बट है ये बराबर ही है ऊपर वाले के, ठीक है, ये बराबर ही है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर ये टर्म्स मैं काट दूँ जिनको मैंने ऐड करा यहाँ पर, तो ये बराबर ही आ गया इसके। लेकिन इसको लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, इसको लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि मैं अब ग्रुपिंग कर सकता हूँ। मैंने बोला ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, और ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप पे ये लगा दो, हर एक ग्रुप पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/4 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/3 स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/1 का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? ये सारे ऐड हो गए, तो यही अपना आंसर आएगा। इसका मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, पूरी चीज़ ही नेगेटिव बनेगी। तो इसलिए हमने क्या करा, सारों के साइन इन्वर्ट कर दिए, तो ये अपना आंसर आना चाहिए। तो 1/4 का स्क्वायर 16 है, यहाँ 1/9 हो गया, और यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे 1/1। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो 5/4 आ रहा है, फिर 16, और इसको अगर सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई हुआ 21/16 आ रहा है। एंड अब ये 21/16 और 1/9 को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 9 × 16 आ रहा है एलसीएम, तो ठीक है। ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे 189 बनेगा, ठीक है। अब नीचे जो है अपने पास क्या बन रहा है, 4 5 144। ऊपर क्या बन रहा है अपने पास, 5 1 0 205। तो ये अपने पास आंसर आना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। तो 205 डिवाइडेड बाय 144, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आई होप सो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बहुत ही आसान सवाल था ये। आप g(x) वैसे फंक्शन निकाल सकते थे, बट उसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि ये सवाल काफ़ी सिंपल है, ठीक है। जो ये पूछ रहा है ये काफ़ी सिंपल है। हमने वैसे ही आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया कि हमने कैसे कुछ टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया।
तो आई होप सो आज के जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आ गए होंगे। एंड कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लेवल पे कुछ नए से सवाल नहीं बनते हैं, फंक्शन में ही छेड़छाड़ करते हैं वो ज़्यादातर। एंड फंक्शन में ही में वैसे बात रहती है, फंक्शंस में मतलब बेसिकली अगर तुम लिमिट्स चैप्टर को अच्छे से कर चुके हो तो यहाँ पे तुम्हें लिमिट्स ही सॉल्व करनी है, चाहे कॉन्टीन्यूटी हो डिफरेंशिएबिलिटी हो, लिमिट्स ही सॉल्व करनी है। तो लिमिट्स अगर अच्छे से आते तो ये चैप्टर भी ढंग से हो जाएगा। बाकी डिफरेंशिएशन वाला जो इसमें टॉपिक है या चैप्टर कह लो, वो डिफरेंशिएशन वाले में ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें समझ आ गया जो कि यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, यही कुछ बेसिक्स है डिफरेंशिएशन के जो तुम्हें आने चाहिए। एंड डिफरेंशिएशन में कुछ कुछ टेक्निक्स भी होती हैं जो उस चैप्टर में पढ़ते हैं, उनको भी ज़रा रिवाइज़ कर लेना, कई बार काम आ जाती हैं। बाकी आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं। अगली बार मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल 2022 में आ चुके हैं, उनको डिस्कस करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।